लोकगीतों की श्रृंखला में आज हम पढ़ेंगे मरु प्रदेश के गीत। मरु प्रदेश के गीतों में सबसे पहला गीत आता है कागा गीत। यह मृदु प्रदेश में गाया जाने वाला एक विरह गीत है। कागा गीत कैसा है? विरह गीत है। कुरंजा कुरंजा भी मरु प्रदेश में गाया जाने वाला एक विरह गीत है। कुरंजा एक प्रवासी पक्षी है जो साइबेरिया रूस से भारत आता है तथा राजस्थान में इसकी प्रमुख जो शरण स्थली है वह खीचन गांव जोधपुर है। खीचन गांव जोधपुर में शरण स्थली है किसकी? कुरंजा पक्षी की, जो साइबेरिया रूस से आता है। राजस्थान की पहली महिला सरपंच छगन बहन, जिसके सर्वोदय कार्यक्रम के लिए खीचन गांव जोधपुर को अपना प्रमुख केंद्र बनाया था। देखो, खीचन जो गांव है वो दो चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है। एक तो यहाँ साइबेरिया से आने वाला कुरंजा पक्षी अपनी शरण लेता है। दूसरा, राजस्थान की जो पहली महिला सरपंच थी छगन बहन, उनके द्वारा एक कार्यक्रम चलाया गया था सर्वोदय। वो सर्वोदय कार्यक्रम का जो उन्होंने प्रमुख केंद्र बनाया था, उन्होंने भी यह खीचन गांव को अपना प्रमुख केंद्र बनाया था। तो कुरंजा क्या है? एक विरह गीत है, एक विरह के रूप में गाया जाता है। अगला जो लोकगीत है वह है झुराव। झुराव का अर्थ ही विरह होता है और यह विरह गीत की श्रेणी में ही आता है। साथ ही हम अन्य गीतों के बारे में पढ़ते हैं। रतन राणो, घुंघरी व केवड़ा। रतन राणो, घुंघरी व केवड़ा आदि मध्य प्रदेश में गाए जाने वाले प्रेम गीत हैं। ऊपर के जो तीन गीत हमने पढ़े थे, कागा, कुरंजा और झुराव, वह तो मध्य प्रदेश के विरह गीत थे, लेकिन रतन राणो, घुंघरी व केवड़ा यह मध्य प्रदेश में गाए जाने वाले प्रेम गीत हैं। इसमें जो केवड़ा है वह एक खुशबूदार पौधा होता है जिसे इत्र के स्थान पर उपयोग में लाया जाता है। लालर, पटल्या, बीछिया। लालर, पटेलिया व बीछिया मेवाड़ के पर्वतीय क्षेत्रों में आदिवासियों के द्वारा गाए जाने वाले गीत हैं। लालर, पटेलिया व बीछिया कौन से क्षेत्र के हैं? मेवाड़ के। यहाँ नोट डालकर लिखाया गया ताकि भूल नहीं जाएं। अगला जो महत्वपूर्ण गीत आता है वह है मूमल। तो मूमल लोद्रवा जैसलमेर की राजकुमारी थी। यह श्रृंगार प्रधान लोकगीत है। इसमें यानी श्रृंगार रस का वर्णन है, थोड़ा थोड़ा इसमें प्रेम रस भी मिला हुआ है। मूमल को गाने वाले प्रसिद्ध कलाकार धापू खां भंडाली थे, जिनकी 90 वर्ष की उम्र में मृत्यु हुई थी 2021 में। धापू खां भंडाली जो थे वो कौन सा गीत गाते थे? मूमल गीत गाते थे। धापू खां भंडाली कामायच वाद्य यंत्र बजाते थे। यह गाने के साथ, मूमल गाने के साथ साथ कामायच वाद्य यंत्र को भी बजाते थे। कौन? धापू खां भंडाली। मूमल के प्रेमी का नाम महेंद्र था, जो पाकिस्तान के अमरकोट के राजा का बेटा था। महेंद्र मूमल से मिलने के लिए अपने ऊँट चीतल, यानी अमरकोट का जो राजा था महेंद्र, उनके ऊँट का नाम था चीतल, पर बैठकर रोजाना लोद्रवा आया करता था। इस ऊँट की हत्या महेंद्र के पिता के द्वारा करवा दी गई थी, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि लोद्रवा की राजकुमारी मूमल के साथ में अमरकोट के राजा महेंद्र की राजकुमार महेंद्र का कोई संबंध रहे। इसीलिए उन्होंने अपने बेटे के ऊँट, जिसका नाम चीतल था, उसकी हत्या करवा दी। इस ऊँट की हत्या के बाद महेंद्र के पिता के द्वारा करवा दी गई थी। हाँ, इसके बाद महेंद्र ने एक ऊँटनी खरीदी जिसका नाम आगी था। पहले जो ऊँट था उसका नाम तो क्या था? चीतल। इसके ऊँट का नाम था महेंद्र का, अमरकोट के राजकुमार का। उसके बाद इसने ऊँटनी खरीदी, उसका नाम था आगी। अंकी बिंदी है इस पर, ठीक है। महेंद्र मूमल की प्रेम कथा पुस्तक के जो लेखक हैं वह है मीनाक्षी स्वामी। महेंद्र मूमल की प्रेम कथा, यह एक पुस्तक है। इसके लेखक जो हैं मीनाक्षी स्वामी हैं। मूमल लोकगीत में श्रृंगार के साथ साथ प्रेम रस, अभी बताया था कि इसमें दोनों चीज़ें पाई जाती हैं, श्रृंगार रस भी और प्रेम रस भी पाया जाता है। मूमल शब्द से बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आती हैं, जैसे जैसलमेर में आरटीडीसी का मतलब ये है राजस्थान सरकार के द्वारा हर जिले के मुख्यालय पर एक सरकारी होटल बनाया गया है
ताकि वहाँ को टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाए। तो जैसलमेर में जो प्रदेश सरकार के द्वारा होटल बनवाया गया है उसका नाम क्या है? मूमल। दूसरा, तेज कवि के द्वारा रचित एक रम्मत जो होती हैं उसका नाम भी मूमल है। तेज कवि के द्वारा जो रची गई एक रम्मत है उसका नाम भी क्या है? मूमल है। फरवरी व मार्च के महीने में प्रतिवर्ष जैसलमेर में आयोजित एक महोत्सव जिसमें खूबसूरती के लिए राजस्थान की एक महिला का चुनाव होता है जिसे मिस मूमल का खिताब दिया जाता है। तो ये 3 चीज़ हो गई मूमल के नाम से। पहला क्या? आरटीडीसी होटल जैसलमेर में स्थित है। तेज कवि द्वारा रचित एक रम्मत का नाम भी मूमल है। और जैसलमेर में फरवरी मार्च में एक वार्षिक उत्सव किया जाता है जिसमें खूबसूरती के लिए राजस्थान की एक महिला को क्या? मिस मूमल का खिताब दिया जाता है। तो इन तीनों को भी हमें याद रखना है कि मिस मूमल के नाम पर क्या क्या हमारे नाम पर आ सकता है। अगला जो लोकगीत आता है वह है पणिहारी। पणिहारी कहते हैं पानी लाती हुई महिला, पनघट से पानी लाने वाली महिला। पतिव्रता पत्नी का परिचायक लोकगीत। इसमें क्या होता है कि एक महिला जिसका पति बाहर है वह रोजाना पनघट से पानी लेकर आती है और रास्ते में उसको एक युवक मिलता है और उससे प्रतिदिन बात करने की कोशिश करता है, लेकिन महिला कहती है कि वह अपने पति से ही बात करेगी जब वह वहाँ से लौट आएगा। इसीलिए यह पतिव्रता पत्नी का परिचायक गीत है पणिहारी। पपैया। पपैया भी एक पक्षी होता है। इस गीत में एक अविवाहित कन्या विवाहित पुरुष को मिलने के लिए बुलाती है, लेकिन पुरुष नहीं पहुंचता तो अविवाहित कन्या युवक की पत्नी को संबोधित करके जो गीत गाया जाता है उसे पपैया गीत कहते हैं। यह पपैया गीत पत्नीव्रता पति का परिचायक है। पणिहारी तो पतिव्रता पत्नी का परिचायक था और जो पपैया है वह पत्नीव्रता पति का परिचायक लोकगीत है। कैसे? इसमें क्या है, एक पुरुष है जिसकी शादी हो रखी है, लेकिन एक अविवाहित युवती है, वह उस विवाहित पुरुष से क्या करती है? प्रेम करती है और उसे मिलने के लिए वह बुलाती है, लेकिन पति उससे मिलने के लिए नहीं जाता। इस बात से चिढ़कर अविवाहित जो युवती है वह उस पुरुष की पत्नी से गीत गाकर उसको कोसती है। उस गीत को क्या बोलते हैं? पपैया। जबकि वो पुरुष जो था वो अपनी पत्नी के प्रेम के कारण यानी पत्नीव्रता होने के कारण इस पपैया गीत को गाता है, इसीलिए इसको पत्नीव्रता कहा गया है। अगला जो है इंडौरी। इंडौरी जो कहते हैं जब घड़े को सर पर रख के लाया जाता है तो एक कपड़े का गोल घेरा बनाकर अपने सर पर रखा जाता है ताकि जो पानी के बर्तन है उसको आसानी से लाया जा सके। मेवाड़ में इस घेरे को झुमली कहते हैं। इंडौरी का दूसरा नाम क्या है? झुमली। झुमली कहाँ पर बोलते हैं? झुमली मेवाड़ में बोलते हैं इंडौरी को। इंडौरी का मतलब समझ में आ गया? मटके को सर पर रखने से पहले कपड़े के घेरे को जो सिर पर रखा जाता है उसे इंडौरी बोलते हैं। यह गीत जो है वह महिला की मेहनत का परिचायक मानी जाती है, क्योंकि पहले पानी की व्यवस्थाएं नहीं थी तो घर में पानी की पूर्ति की जो जिम्मेदारी थी वह महिलाएं की थी। तो महिलाएं 2 से 3 मटके अपने सर पर एक बार में रख कर लाती थीं, लेकिन उन मटकों का बैलेंस बना रहे उसके लिए वह क्या अपने सिर पर रखती थी? कपड़े का एक गोल घेरा, जिसे क्या बोलते थे? इंडौरी। और यह इंडौरी मेवाड़ में क्या कहा जाता है? इसको झुमली कहा जाता है। यानी महिलाओं की जो मेहनत का परिचायक गीत है वह इंडौरी है। अगला जो पश्चिमी राजस्थान का गीत है वह है दारूणी। कौन सा? दारूणी। पश्चिमी राजस्थान में विशेष अवसरों पर शराब परोसते समय गाया जाने वाला गीत। दारूणी कौन सा गीत है? पश्चिमी राजस्थान में विशेष अवसरों पर जब शराब परोसी जाती है तो उसको हम दारूणी गीत गाकर परोसते हैं। अगला है कलाल। कलाल एक जाति है जिसे वर्तमान में हम शिवहरे के नाम से भी जानते हैं। शिवहरे जो होते हैं वह कलाल जाति के ही होते हैं। इनका जो मुख्य व्यवसाय होता है वह शराब बनाना होता है। तो कलाल जो लोकगीत है वह मध्य प्रदेश में शराब खरीदने व बेचने वालों के मध्य का वाद विवाद है। यानी शराब को जो खरीदने पहुंचा है वह व्यक्ति और शराब को जो बेच रहा है वह व्यक्ति, उन दोनों के बीच में जो नोक झोंक होती है
उस गीत को हम कलाल गीत कहते हैं। इसका नाम कलाल इसलिए पड़ा क्योंकि शराब का जो व्यवसाय करने वाली प्रमुख जाति है वो कौन सी है? कलाल, जिसे हम वर्तमान में शिवहरे के नाम से जानते हैं। सिरोही जिले के प्रमुख लोकगीत। देखो मध्य प्रदेश में ही आता है सिरोही, लेकिन सिरोही में एक विशेषकर कुछ अलग से जो गीत हैं उनके बारे में पढ़ना है हमें, इसलिए इसको अलग लिख दिया है। हालांकि सिरोही मध्य प्रदेश के क्षेत्र में ही आएगा, लेकिन फिर भी हम इसके थोड़े से अलग गीत पढ़ लेते हैं। सिरोही में पहला गीत है मोरिया। तो मोरिया का मतलब होता है मोर। मोर जो नाच रही है उसके लिए यह शब्द बना प्रयोग में लाया गया है मोरिया। तो मोरिया क्या होता है? अविवाहित कन्या द्वारा सगाई के पश्चात शादी में देरी होने पर जो गीत गाया जाता है उसे मोरिया कहते हैं। कहने का मतलब एक युवती की सगाई तो हो चुकी है लेकिन उसकी शादी में देरी हो रही है, तो वह मोरिया नामक गीत गाती है, जिससे लोगों को पता चल जाता है कि इसकी शादी में देरी हो रही है और वह देरी के कारण को क्या कर देते हैं? दूर, और उस लड़की की शादी हो जाती है। तो मोरिया क्या है? सिरोही क्षेत्र में अविवाहित कन्याओं द्वारा सगाई के पश्चात शादी में देरी होने पर जो गीत गाया जाता है वह मोरिया गीत कहलाता है। दूसरा, बरसात के आगमन का संदेश मोरिया गीत के द्वारा ही दिया जाता है। तो सिरोही में यदि मोरिया गीत है वह दो कारणों से गाया जाता है। एक तो वह युवतियाँ गाती हैं जिनकी सगाई हो गई है लेकिन अभी शादी में देरी हो रही है, तो वह महिलाएं जो गीत गाएंगी तो वह भी मोरिया होगी। दूसरा, मोर जब नाचते हैं तो मोर कब नाचते हैं? जब बरसात का आगमन होता है। तो बरसात के आगमन की जैसे ही सुगबुगाहट होती है तो सिरोही क्षेत्र के लोग मोरिया नामक गीत गाते हैं, जिससे आसपास के लोगों को पता चल जाता है कि अब बरसात होने वाली है। गरासिया जनजाति में पुरुषों द्वारा विवाह के अवसर पर जमीन पर बैठकर किया जाने वाला नृत्य भी मोरिया कहलाता है। देखो लोकगीत के साथ साथ मोरिया लोक नृत्य भी है। जो लोक नृत्य की श्रेणी में मोरिया आता है वह गरासिया जनजाति के लोग करते हैं। जमीन पर बैठते हैं शादी विवाह में, और जमीन पर बैठकर जो नृत्य करते हैं गरासिया जाति के लोग, वह मोरिया नृत्य कहलाता है। और मोरिया लोकगीत सिरोही में किया जाता है। ठीक है। डोला मारू बहुत महत्वपूर्ण है। डोला मारू लोकगीत बेहद ही महत्वपूर्ण, इसको हमें याद करना है। डाडी, जो डा और डी ये वाला है, डाडी ये गलत लिखा हुआ है वहाँ, तो याद रखना। डाडी जाति के लोगों के द्वारा डोला मारू गीत गाया जाता है। डाडी जाति के जो लोग होते हैं वह संगीत में बेहद ही रुचि रखने वाले व्यक्ति होते हैं। वही लोग डाडी नामक जो लोग हैं वह डोला मारू कौन सा गाते हैं? गीत को गाते हैं। डोला मारू गीत जो है वह प्रेम व विरह दोनों पर ही आधारित है। इसका कारण हम अभी समझेंगे क्यों इसको प्रेम व विरह का कारण कहा गया है। तो डोला मारू जो गीत है वह प्रेम व विरह पर आधारित लोकगीत है। डोला जो था वह नरवर मध्य प्रदेश का राजकुमार था तथा मारू जो थी वह पुंगल जैसलमेर की राजकुमारी थी। प्रश्न सीधा सा है, डोला कहाँ का राजकुमार था? नरवर एमपी का। और जबकि मारू कहाँ की राजकुमारी थी? पुंगल जैसलमेर की राजकुमारी थी। डोला जब उनका विवाह हुआ था तो उनकी उम्र मात्र 3 वर्ष थी, जबकि मारू की उम्र 1.5 वर्ष थी। तो यह उम्र के भी सवाल आते हैं। डोला मारू की विवाह के समय उम्र कितनी थी? डोला की 3 वर्ष और मारू की 1.5 वर्ष थी। डोला की दूसरी, ये गलत है, डोला की दूसरी पत्नी का नाम मालवण था। दूसरी पत्नी का नाम क्या था? मालवण। इनकी पूरी स्टोरी अभी समझेंगे जब तक हम इसको सीख लें कि डोला की जो दूसरी पत्नी का नाम था वह क्या था? मालवण था। ठीक है। डोला एवं मारू के विवाह की स्मृति में बगेरा गांव अजमेर में तोरण द्वार का निर्माण कराया गया। इसके बारे में अब थोड़ी देर में समझेंगे। लेकिन डोला मारू था क्या? डोला मारू ये था कि पहले जो मरु प्रदेश होता था हमारे यहाँ ज़्यादा अकाल पड़ा करते थे। तो अकाल पड़ते तो यहाँ के लोग अपने जीव जंतुओं या पशुओं को लेकर मालवा क्षेत्र की तरफ चले जाते थे, यानी यहाँ नदियों का बहुत ज़्यादा प्रभाव होता था वहाँ पर, और वहाँ पर रुकते तथा अपने पशुओं को क्या करते थे? चराई वगैरह की व्यवस्थाएं देखते थे। जब मारू 1.5 वर्ष की थी तो यहाँ पर भी अकाल पड़ा था।
कहाँ पर अकाल पड़ा था? पुंगलगढ़ में। तो इनके मारू के जो पिता थे और माता थी, वह अपने पशुओं और मारू को लेकर कहाँ पर आ गई? नरवर के जंगलों में आ गई और वहाँ रुककर अपने पशुओं की व्यवस्थाएं देख रेख करने लगी। यहाँ पर घास वगैरह अच्छी थी क्योंकि यह नदियों का क्षेत्र था। तो नरवर के जो राजा थे वह कई बार मारू के पिता से उनकी भेंट हुई और दोनों में क्या हो गई? दोस्ती हो गई। तो दोनों ने ही तभी उसी समय नरवर का जो राजा था उसका बेटे का नाम था डोला, और इधर मारू के पिताजी दोनों ने एक दूसरे की शादी तय कर दी। कब? जब वो 1.5 साल का तो तुम्हारा कौन था? डोला। और इसकी मारू की उम्र कितनी थी? 1.5 वर्ष। तभी इनकी शादी क्या कर दी? तय कर दी। 1 साल के बाद जब वो निकल जाता है वहाँ पर क्या नाम है, पुंगलगढ़ में अकाल समाप्त हो जाता है, बरसात हो जाती है, तो मारू अपनी माता पिता के साथ वापस पुंगलगढ़ आ जाती है। और 11-12 वर्ष बाद, जब तक फिर अकाल नहीं पड़ता दोबारा, तो 11-12 वर्ष बाद डोला का पिता खत्म हो जाता है और डोला नरवर का राजा बन जाता है। इधर डोला को अपनी शादी के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी, किसी ने उसको बताया नहीं था। इसके डोला के जो पिताजी थे वह इन्हें बिना बताए ही मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। और ऐसे में मारू को इसके बारे में पता था, लेकिन अपनी शादी के बारे में। जब वो 12 साल का हो गया डोला, तो वह राजा बन जाता है अपने पिता की मृत्यु के बाद में। लेकिन इधर मारू को शादी की पता थी, लेकिन कुछ उसको पता नहीं चलता। ये क्या करता है डोला? डोला जब अपना राजा बन जाता है तो वह वहीं मालवा क्षेत्र की एक राजकुमारी, जिसे मालवा क्षेत्र की कौन होगी? मालवण नामक लड़की से क्या कर लेता है? शादी कर लेता है, क्योंकि उसे डोला को जो था उसको पता नहीं था उसकी पहली शादी के बारे में। मालवण को यह समस्त जानकारी होती है। उधर मारू जब कहती है अपने पिता से कि अब उम्र हो गई है, उसकी विदाई कर देनी चाहिए, तो उस समय एक परंपरा चलती थी कि जब लड़की की विदाई की जाती थी शादी के बाद में, तब की जाती थी जब वर पक्ष का आदमी उनसे बुलाता था। यानी उसकी एक परंपरा होती थी, या तो उसे लेने जाए या फिर उसको क्या करे, क्या नाम, उसको बुलावा भेजे। तो दोनों में से ही डोला ने ऐसा कोई काम नहीं किया था, क्योंकि डोला को तो पता ही नहीं था कि उसकी शादी पहले ही हो चुकी है। तो उसका पिता मना कर देता है, मारू से कहता है कि अभी उनके यहाँ से हमारे पास कोई जानकारी नहीं आई है। इस बात से परेशान होकर मारू जो है वो कई पत्र उनके लिए लिखती है, डोला के लिए। लेकिन इधर जो उनकी दूसरी पत्नी थी मालवण को मारू की, डोला की जो पहली शादी थी उसके बारे में जानकारी थी। तो मालवण उन पत्रों को डोला तक पहुंचने से पहले ही क्या कर देती है? फाड़ कर फेंक देती है। ऐसे में डोला को कोई भी जानकारी नहीं होती कि मारू उसके लिए कोई पत्र लिख रही है। समय अधिक हो जाता है, तो मारू जो है अपने घर की छत पर खड़ा होकर एक गीत गा रही होती है। तभी इसके घर के आगे से डाडी जाति के लोग, मैं आपको बताया था, डाडी जाति के लोग गुजर रहे थे। वह जब इस गीत को सुनते हैं तो वह समझते हैं कि यह युवती जो है वह किसी कारण विरह में है और बहुत ज़्यादा दुखी है। तो डाडी जाति के लोग जब मारू से पूछते हैं कि क्या कारण क्या है, तो वह पूरी बात बताती है कि नरवर का जो राजा है डोला, वह मेरा पति है, उससे मेरी शादी हो गई थी जब वो 3 साल का था, मैं 1.5 साल की थी, लेकिन उसकी तरफ से अब तक मुझे बुलावा नहीं आया है, जबकि मैंने कई पत्र वहाँ पर भेजे हैं। तो डाडी जाति के लोग सीधे नरवर पहुँचते हैं और नरवर के राजा डोला को सारी बात बताते हैं। इसके बाद डोला जो अपने कार्य क्षेत्र में काम करने वाले यानी लेटर पहुँचाने वाले विभाग से बात करता है, तो पता चलता है कि मालवण उन पत्रों को लेकर फाड़ देती थी। जिसके बाद डोला जो है मालवण से अपना संबंध खत्म कर लेते हैं और आजीवन इससे बोलचाल बंद कर देते हैं मालवण से, और खुद ऊंट पर बैठकर, किस पर बैठकर? ऊंट पर बैठकर मारू को लेने पुंगलगढ़ जाते हैं और पुंगलगढ़ से मारू को साथ में लेकर आते हैं। तो डोला मारू की इतनी पवित्र कहानी है, जिसके बारे में कई ऐतिहासिक तथ्यों को भी हमें याद रखना है। जैसे डोला मारू के विवाह की स्मृति, डोला मारू के विवाह की जो स्मृति, इस नाम का जो वो है स्मृति में बघेरा गांव, कौन सा गांव? बघेरा गांव अजमेर में आता है, तोरण द्वार का निर्माण कराया गया है। प्रश्न कैसे आता है? अजमेर के बघेरा गांव में तोरण द्वार का निर्माण कराया गया, तो डोला मारू के विवाह की स्मृति में। दूसरा, ऊंट पर बैठे महिला पुरुष के चित्र का संबंध हमेशा डोला मारू से होता है। राजस्थान में यह कहानी इतनी महत्वपूर्ण और इतनी लोकप्रिय हो गई
कि जब भी हमारे राजस्थान के इतिहास में या कहीं भी ऊंट पर बैठे हुए एक युवक और एक युवती दिखते हैं तो वह हमेशा ही डोला मारू के रूप में उनको जाना जाता है। डोला मारू के ऊंट पर बैठे हुए सर्वाधिक चित्र जो हैं वह हमें जोधपुर शैली में बने हुए मिलते हैं। तो जोधपुर शैली में हमको सर्वाधिक डोला मारू के चित्र मिलते हैं, वो भी कैसे, ऊंट पर बैठे हुए। डोला मारू ग्रंथ की रचना, डोला मारू जो ग्रंथ है, ग्रंथ की रचना कवि कल्लोल ने की थी। डोला मारू ग्रंथ की रचना किसने की थी? कवि कल्लोल ने। जबकि डोला मरवण, मरवण कौन की, उनकी दूसरी पत्नी डोला मरवण जो थी, अरे क्या यहाँ चला जाता है यार ये, डोला मरवण जो थी, डोला मरवण की ग्रंथ जो लिखा गया है वह भरत व्यास के द्वारा लिखा गया है। यहाँ दो बात आ गई, डोला मारू ग्रंथ की रचना कवि कल्लोल, जबकि डोला मरवण ग्रंथ की रचना भरत व्यास के द्वारा की गई थी। आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।